नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे गोदान। गोदान के 3 भाग हो चुके थे, आज इसका चौथा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथे भाग को आज की परिचर्चा को शुरू करते हैं। होरी पिछले भाग में जो था, होरी और गोबर भोला के घर भूसा डालने जाते हैं। वहां से वापस आते ही होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद बिगाड़नी है, यानी नाद जो गाय जिसमें चारा खाती है, कि बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा है। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में, यानी चौमासे जो बरसात के दिन होते हैं, उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है, ऐसा गांव में माना जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। करिंदा साहब नजर के लिए मुंह फैलाए, छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं है। और कारिदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो करिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर क्या करना, बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा, आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया यानी एक छोटा सा, उसके लिए झोपड़ी डाल देने से काम चल जाएगा। फिर उसके बाद 5 सेर से कम दूध क्या देगी। सेर भर तो ही गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती है। रुपया यानी रूपा। अब पिए जितना चाहे, कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को भी दे आया करूंगा। कनिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाही के ढकोसले में उसे क्या ही डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उसे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। ये कोटेशन जो है महत्वपूर्ण है कि भोला से गाय कितने रुपए की ली, 80 रुपए। नहीं तो यह कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढरस हो जाएगा, यानी विश्वास हो जाएगा। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता हूँ, चकरा जाती है, यानी आश्चर्य हो जाएगी गाय देखकर। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिक्क करके तब बताता हूँ, यानी खूब परेशान करने के बाद फिर बताता हूँ। लेकिन जब पेट में बात पचे तो कभी 2-4 पैसे ऊपर आ जाते तो उनको भी नहीं छिपा सकता। और यहाँ अच्छी भी है और उसे घर की चिंता रहती है। उसके बाद ये छोड़ दो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद होरी ने पूर्व की ओर देखा। शायद भिन्नसार हो रहा, यानी सुबह हो रही थी। सूरज निकल रहा था। गोबर काहे को जगाने लगा। नहीं, काहे के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नान तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं है। ये बात होरी सोचता है। उसके बाद कहीं भोला बदल गए और किसी कारण गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा, यानी मजाक बनाने लगेगा। चले थे गाय लेने,
पट्टे पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने यानी बड़े हो गए तो बाप की कौन चलती है, बाप की कहाँ चलती है। कमाता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। भोला के दो लड़के थे। उसके बाद सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा। अपने पिताजी से कहता है। उसके बाद होरी गोबर के सुगठित शरीर से और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं से गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद दे। उसके बाद गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, त्योरी यानी भौं में गांठ डालकर, मिलेगी क्यों नहीं, उसके मन में कोई चोर बैठ गया है। उसके बाद चोर बैठे या डाए, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। ये बात गोबर ने कहा। फिर गोबर ने और कुछ ना कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता। अब लड़के की सगाई में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17वां लग गया, 16 साल का हो गया था, 17वें में चल रहा था। उसके बाद आगे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते हैं। उसके बाद एक आदमी आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? ये बात पूछते हैं चौधरी साहब होरी से। होरी ने देखा दमड़ी बशोर सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। देखो यहाँ से जो है चौधरी के बारे में पूछा जा सकता है। साल में एक दो बार आकर चिक्के, कुर्सियां, मोड़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। उसके बाद होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी, यानी कुछ पैसे आने की आशा बंध रही। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियां यानी जो बांस जहाँ खड़े होते हैं वो दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया, रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वहाँ लड़का जिसकी सगाई हुई थी वह अभी प्रदेश में। ये चौधरी के लड़के की बात कर रहे हैं। उसके बाद चौधरी का जो लड़का होता है वो विदेश में जाता है, वहीं पे दूसरी शादी कर लेता है। जिससे शादी होती है उसको गांव में छोड़ देता है और उसके बाद वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली जाती है। उसके बाद होरी ने आकाश की ओर देखा, मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं। ये बात कौन कहते हैं? होरी कहते हैं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा कि तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे कि तुम्हें तो मैंने बराबर भाई समझा है। उसके बाद बराबर में हम भाई का अर्थ कितना भी दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। मलिन यानी गंदी नहीं होती है। मलिन मीन्स होता है गंदा। उसके बाद होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव
यह प्रस्ताव करके चौधरी की मुंह की ओर देखा। वह स्वीकार करता है या नहीं? उसके मुख पर कुछ ऐसी मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता था। उसके बाद चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन यह बात है कि ईमान आदमी बेचता है तो लालच से 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूँगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम ले लो। उसके बाद होरी ने खिसियाकर कहा कि तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो यहाँ 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। उसके बाद सौदा पट गया और चौधरी ने मिर्जाई उतारकर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा की बहू जो थी, यानी हीरा की पत्नी, बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते हुए देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यह बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना है, सेत में नहीं काट रहे हैं। उसके बाद हीरा की जो पत्नी थी अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगोजा हुआ था, यानी लड़ाई हुई और अलग हो गए। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा कि वह कई दिनों तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर। उससे लड़ता था, झगड़ता था, पर कहना उसी का मानता था। उस घोड़े की भांत जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर उसी के आसन के नीचे चलता है। देखो, यहाँ से जो कोटेशन है वो पूछा जा सकता है कि ये बात जो है किसके लिए कही गई है। तो ये बात जो है किसके लिए कही गई है? होरी के लिए। अगला है कि कलेबे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस ना जाएंगे। उसके बाद चौधरी जो थे, औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कह दे। हीरा की बहू का नाम पुत्री था। बच्चे 2 ही थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना ना था तो श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गबड़ा भी उचट जाता था। उसके बाद जो होरी की पत्नी थी वो चौधरी के समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कहना हो मुझसे कहो, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। उसके बाद चौधरी हाथ छुड़ाता था। जो हीरा की पत्नी थी वो बार बार हाथ पकड़ लेती थी। उसके बाद 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। हीरा की पत्नी पुत्री धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकाल कर चौधरी के सिर, मुंह, पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बांसोर होकर उसे ढकेल दिया। उसका यह अपमान मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी ने उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने के उसके पास कोई दवा ना थी। फिर हीरा की जो
पत्नी थी। पुत्री का रोना सुनकर होरी भी आ गया। पुत्री ने उसे देखकर जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलझोगे की ऊंची बांधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को एक जोर से लात मारकर जमा कर बोला, अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने आप को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। उसके बाद चौधरी कस्में खा खाकर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गवार है कि महातों के घर की औरत पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा। होरी को विश्वास नहीं हुआ और कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी। तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, एक ही तो खून है। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल लेंगे। ये बात कौन कहता है? होरी किसके लिए? चौधरी साहब के लिए। उसके बाद होरी की पत्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया। खाजा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूर्व वहीं छोड़ा और औंधी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील, गांठ हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था। क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बंसोर से लड़ने झगड़ने पर उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। उसके बाद हीरा जैसा उचित समझता वह करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वो पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे तो उसे असह्य यानी अच्छा नहीं लगता था। वह खुद जितना उदंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो यहाँ बीच में कूदने वाली कौन है? ये बात कौन कहता है? हीरा, क्योंकि हीरा को ये बात पसंद नहीं थी। आते ही उसने पुत्री को हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लातें जमाने। हरामजादी, तू हमारी नाक कटवाने पर लगी हुई है। तो छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात जमाकर हम तो वहां कलेव की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंख का पानी ऐसा गिरा गया कि खोद कर गड़ा दूं। उसके बाद पुनिया का हाय हाय करती जाती और कोसती जाती थी कि तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आबे, देवी मैया तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लूजा हो जाए, भगवान करे तू कोड़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा। लेकिन वह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आदमी में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े थे, उधर विदा हो गए। लेकिन कोड़, यह घिनौनी मौत है और उससे भी घिनौना जीवन है। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा, झोटे पकड़कर फिर उसे सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कट गिर जाएं तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू मेरे बाल बच्चों को पालेगी। ये तू इतनी बड़ी गिरस्ती चलाएगी। तू तो दूसरा भतार करके
किनारे खड़ी हो जाएगी। ये बात हीरा कहता है। उसके बाद चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझने लगा। हीरा महतो, आप जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग की भगवान ने यह दिन तो दिखाया। उसके बाद हीरा ने चौधरी को डांटा। तुम चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बहकाती है। आज को तुमसे लड़ गई, कल दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानुस हो, हंसकर टल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी, यानी कितनी इज्जत रह जाएगी। उसके बाद इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो गया तो हो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? उसके बाद हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था। सीधे सीधे ना लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े ताकते हो, जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय हैं। कहा तो पुतली रो रही थी, यानी जो हीरा की पत्नी थी पुनिया, वो रो रही थी। कहा झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, तुझे क्या करना, भाग फूट गया कि तुझ जैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसके बाद उसने कलेव की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गर्जा, कहा वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया जो थी द्वार पर आकर हाक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यही शिक्षा दे रहे हो? उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ी जार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी ना जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं? क्या कभी मारा नहीं जो मारने की साध बनी हुई है? उसके बाद इतनी बेदर्दी से मारता है, तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है, ये बात होरी कहता है। उसके बाद, ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा है, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभा हुआ है। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान कर। तू ही रूठ रूठ कर नैहर भागती थी, जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। फिर उसके बाद जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे, इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। उसके बाद वैवाहिक जीवन में प्रभात में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता, क्षण क्षण पर बगुले उठते और पृथ्वी कांपने लगती। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती। उसके बाद विश्राममय संध्या आती, शीतल और जब हम थके हुए पथिकों को
की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे जहां नीचे का जान रब हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो, बड़े व्याख्यान करने वाले हो, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। उसके बाद हीरा ने मीठे से उल्हाने के साथ कहा, अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती धनिया। भोला से पूछ, मैंने उससे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गोबर गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथ आकर कहा, महतो चल कर बांस गिन लो, कल ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। उसके बाद होरी ने बांस गिनने की जरूरत ना समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं कि फिर एक आध बांस बेसी ही काट लेगा तो क्या, रोज तो मंगनी बांस काटते रहते हैं, यानी मांगने वाले जो बांस हैं काटते रहते हैं। सलागों में तो मंडप बनाने के लिए लोग दर्जन बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। फिर उसके बाद चौधरी ने बेमुरौती से कहा, 15 रुपए में तय हुए हैं कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा, महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? उसके बाद, तय तो 20 रुपए में हुए थे चौधरी, अब तुम्हारी जीत है तो जो चाहो कहो, 2.5 रुपए निकालते हो तुम, दे दो ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां ना खेला। अब उसे किसका डर? होरी के मुंह में ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे, माथा ठोक कर रह गया। बस इतना बोला, अच्छी बात नहीं चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा ना हो जाओगे? फिर उसके बाद चौधरी ने तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए अपना ईमान बिगाड़ रहे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाएगा। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी ने रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया। वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर से पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, उसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बिठाई 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही हमें सावधानी के साथ पग उठाते हैं। उसके बाद धनिया अंदर चली गई। बाहर आई तो जमीन पर पड़े रुपए उसने देखे, गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए, 10 ना चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। उसके बाद वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता। होरी ने पराजय से अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिरकर अपनी धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा होकर कोई देख ना ले। जीत कर वह अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की वस्तु है। उसके बाद धनिया पति को फटकारने की लगी। ऐसे अवसर पर उसे बहुत कम मिलते। ऐसी होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम लाडले, भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सर्वस्व
लूट लेता तो मैं तुम्हें शुदा न होती। ये बात कौन कहती है? धनिया होरी से कहती है। उसके बाद होरी चुपचाप सुनता रहता है, मन का तक नहीं हिलाता, कुछ नहीं कहता है। झुलझुलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन भोला नहीं बोला। चुपके से कुदाल उठाई और उख गोड़ने चला गया। उसके बाद धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, अभी सवेरा है, जो उख गोड़ने चले। सूरज देवता माथे पर आ गए हैं। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्नाकर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नून छिड़का, कहा, काहे को भूख लगेगी? भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए है ना। भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दें। उसके बाद होरी बिगड़ा और क्रोध से अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? फिर उसके बाद, घर तुम्हारा है मालिक, मैं भला कौन होती हूँ कि तुम्हारे घर से निकालने वाली। धनिया कहती है ये बात। फिर उसके बाद होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अकल जैसे कूद गई हो। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी, गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करें? लौंडा वहां जाकर सो रहा है। भोला की वहां बदमाती छोकरी है ना झुनिया, उसके साथ हंसी दिलगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? वहां क्या ढही देगा? उसके बाद धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गोबर सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा, कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट गया। उसके बाद रूपा रोती हुई आई। नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, डबरे बाल इधर उधर बिखेरे हुई होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पाथूंगी। रूपा यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ ले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो रूपा बर्तन नहीं मांजती। सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलशा भर पानी इठलाती चली आती है। रस्सी समेट कर कौन लाता है? रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथी है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? यहाँ अन्याय है, रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास आ तो भगा देना। उसके बाद रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ना दूहेगी तो कौन दूहेगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, सोलहों आने तेरी। उसके बाद रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार सोना को सुनानी चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में तो इतनी चतुर की ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अल्लड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रुख, किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे की खिंची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केसों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार से यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पाथ। जब तू दूध दूकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हाड़ी ही तले में
बंद करके रखूंगी, ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। फिर उसके बाद यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे, हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो गई। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसीलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या लाएगा, उससे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका बड़ा विषाद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो गई थी। होरी ऐसा अलसाया कि उख गोड़ने न जा सका। बैलों को नांद में लगाया, सानी खाली दी और एक चिलम भर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तौल देने पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते। मंगरू शाह ने आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपए लिए थे। देखो, मंगरू शाह भी इसके पात्र हैं। इसमें पात्र बहुत ज़्यादा हैं, याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसलिए इतना डीप पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में एग्जामिनर जो है पता नहीं इतना डीप जाके क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, कोई पता नहीं है। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। देखो कितने रुपए लेकर, 30 रुपए लेकर। किससे लिए थे? दाता दिन पंडित से। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 30 वर्षों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सौहाइन थी, जो गांव में नून तेल तमाकू की दुकान रखी थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लिए कर भाइयों को देना पड़ा था। उसके लिए भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रूपा का ब्याज था। लगान के लिए अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे। दशहरे के दिन शगुन के रुपए का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यह तो एक ढोला भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार जो हैं चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वहां शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से 1 पैसा कर्ज ना ले, जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे। लेकिन इस तरह का कष्ट उसे उठाने पर गला नहीं छूटता था। उसके बाद इसी तरह वह सूद बढ़ता यानी ब्याज बढ़ता जाएगा और एक दिन घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे भी जो हैं निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता तो वह एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की कोई गली न सूझती। अगर संतोष तो था, लेकिन विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्रायः सभी किसानों का यही हाल था। उसके बाद शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे। शोभा और हीरा जो थे होरी के भाई थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झिंगुर 2 हल की खेती करता, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावान महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं, या कौन बचा।
उसके बाद सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी आईं और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा। यह खबर सुनने की रुक सुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यहाँ उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा तभी दौड़ी बहन से पीछे से देखा। फिर उसके बाद सोना ने इसे दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागती आ रही है। मैंने ही कहा भैया है। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। उसके बाद धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दे। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी हो तो उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा ले, गाय को नजर बहुत लगती है। उसके बाद आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। उसके बाद धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नहीं बांधा ना लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब की है, उसका पौरा भी अच्छा हो, भगवान के मन की बात है। उसके बाद मानो यह भगवान को भी धोखा देना चाहती है। भगवान को दिखाना चाहती है कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का परला ऊंचा करके अपनी कोई नई विपत्ति भेज दें। वह अभी आटा घोलकर ला रही थी कि गोबर गाय के लिए बालकों को एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर लाई गाय के गले में बांध दिया। फिर होरी ने श्रद्धामय नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पर्दा दर्पण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पूर्ण प्रताप से है। उसके बाद धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो? आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में कहाँ गाय बांधोगी? उसके बाद जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विधा तुम्हें नहीं पड़ी। होरी सचमुच आप में ना था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं थी, संजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा, अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछे, यह किसका घर है? लोग कहेंगे होरी मातो का। तभी लड़की वालों भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी होगी तो कौन देखेगा? धनिया उसके विपरीत संसक थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उससे बाहर ना निकलने देती। यो हर बात में होरी की जीत होती। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की ना चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था। पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया। उसके बाद मगर तमाशा कैसे रुक सकता? गाय डोली में बैठकर तो आई ना थी। कैसे संभव था कि गाय में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे? जिसने सुना वह सब काम छोड़कर देखने दौड़ा।
यह मामूली देसी गऊ नहीं है, भोला के घर में 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए में क्या देंगे, 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए गाय का आना भी अभूतपूर्व बात भी थी। बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा। यह तो ग्वालों ही कलेजा है। उसके बाद 70 साल के बूढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए, पोले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी, तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमानमय उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा, सींगे देखी, थन देखा, पुट्ठा देखा और घनी सफेद भौहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है, भगवान चाहेंगे तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लांछन की वहाँ बस रातिब न कम हो पाए। एक बार एक एक बछा 100-100 का होगा। उसके बाद होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। उसके बाद छोड़ते हैं ये। उसके बाद शोभा जो थी वो, काका मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं ना कहूँगी। क्या कहते हैं बता, चिढ़ाते हैं क्या, कहकर चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के अंतस्थल में गुदगुदी हुई, तू कहती नहीं, पहले तुम खा लो, मैं खाऊंगी। अम्मा मैंने कहती हैं उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की। रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा। अम्मा की हंसने लगी। उसके बाद ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। फिर होरी नान जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लेप हुए अज्ञान का अभिनय करके बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई, यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करे। धनिया को कुप्पी में तेल यानी कुप्पी, दीपक जो होता था पिछले टाइम में एक शीशी जो होती थी, यानी किसी दवा की या कुछ में, उसमें तेल डालकर और एक कपड़े की बाती बनाकर उसमें वो दीपक जलाया जाता था। इस समय झगड़ा ना बढ़ाना चाहती रूपा भी लड़कों में जा मिली। उसके बाद आधी रात हो गई थी, रोटियां उसके लिए लाए पर उसने सूंघा तक नहीं। पर कोई बात नहीं, जानवरों को बहुधा घर छूट जाने पर दुख होता है। फिर उसके बाद होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीता है। फिर भाइयों की याद आई नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की उपेक्षा नहीं कर सकता। हृदय का विभूत था पर भाइयों से अलग हो गया था। उसका दुश्मन तो कोई नहीं, उसकी गाय, जो यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी उस पर बराबर अधिकार होता।
कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या भाइयों के घर दूध न भेजेंगे, यहाँ दही न भेजेंगे? ऐसा तो उसका धर्म नहीं था। भाई उसका बुरा सोचते हैं पर वो उनका बुरा नहीं सोचता था। उसके बाद उसने नारियल की खाट के पाए लगाकर रख दिया। हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने द्वार पर लेटे हुए थे। काफी अंधेरा था। होरी पर उनमें से किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठीक रुक गया। उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ जो आपने चर्चा सुनकर टल जाए। हीरा ने कहा, जब तक एक में थे तब तक बकरी भी नहीं ली, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का एक हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, अब तो तुम अन्याय कर रहे हो हीरा। भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दे दिया था। यहाँ मैं भी ना मानूंगा कि उनसे पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, यह पहले की कमाई है। ये बात हीरा कहता है। अच्छा तो यहाँ रुपए कहाँ से आए, कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी हैं जितनी ही उपज हमारी है। फिर क्यों हमारे पास कफन कौड़ी नहीं है? उनके घर नई गाय आई है। उसके बाद उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। ये बात दोनों भाइयों में चलती रहती है। उसके बाद धनिया ने लपक कर पगहिया उसके हाथ से छीन ली। वो भोला को गाय वापस करने जा रहा था। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली थी। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं है। फिर उसके बाद होरी ने बिनी स्वर में कहा, धीरे धीरे बोलो महारानी, कोई सुने तो क्या कहे। इतनी रात लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ तो क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही कि मैंने अलग होते समय रुपए दबा लिए और भाइयों को धोखा दिया। यही रुपए अब निकल रहे। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा, हीरा को क्यों बदनाम करूं। फिर उसके बाद होरी सिट पिटा गया। धनिया ने उसके हाथ से पगहिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा पर वह जाकर बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थामकर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता। धनिया क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी एक गुस्सेबर है। कहीं हाथ चला दे तो परेल ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ से कहाँ तक आग लगा दी। उसने अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता है और टंटा खड़ा होता है। सहसा धनिया का कर्कश स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुनाई पड़ी। फिर हीरा की पत्नी पुनिया की पैनी पीक में कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपककर उसकी खाट देखी। गोबर वहां ना था। गजब हो गया, गोबर भी वहां पहुंच गया। आप कुशल नहीं? उसका नया खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते थे नहीं जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जग पड़ गई। मालूम होता था कि कहीं आग लग गई और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े। उसके बाद इतनी देर तक वहां जब्त किए बैठा रहा। फिर ना रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने आम में
अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्राकृत झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए, थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो। उसके बाद यहाँ तक एक दूसरे से लड़ाई होती रही। फिर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपने जीत हो रही है तो बोलने की जरूरत नहीं, हार हो रही हो तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखो तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए। पंडित दाता दीन भी, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव में करता धरता था, सभी पहुंचे। धनिया का फल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना कि उसके लोगों की सहानुभूति उससे दूर हो जाती। उसके बाद होरी ने फिर से बकबक करने लगी, तू घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी। जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। ये लो बिलाप करके उसने क्रोध के साथ होरी को क्रोध में क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी और उसके बाद सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपटकर हीरा को इतनी जोर धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला आया। तो ये था पूरी कहानी चौथे भाग की। अब अगले पार्ट में अगली कहानी